गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि पहले क्लास में हम बताए थे कि गोलीय दर्पण में R जो होता है 2F के बराबर होता है, यानी फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या दुगना होता है। इस बात को आज हम लोग सिद्ध करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में लिखाएगा कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें, है ना। या हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। यानी साधारण प्रतिज्ञा में हम लिखेंगे कि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है। उसके बाद लिखाता है विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा, तो विशेष प्रतिज्ञा में यह लिखा जाएगा, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है ना जी। देखिए जैसे में यहां पर है ये Mn क्या हो गया? एक अवतल दर्पण है। हम लोग मानते हैं कि Mn एक क्या है? अवतल दर्पण है, जिसमें P, देखिए ये P जो होता है ध्रुव होता है, और F फोकस दूरी, और C क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है ना जी। और P ध्रुव कॉमा F फोकस, C वक्रता केंद्र। AB, देखिए ये AB जो है ये आपतित किरण है। क्या हो गया? तो दर्पण से ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है? फोकस होते हुए गुजर जाती है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? गुजर गई। तो यहां पर लिखेंगे AB क्या है? आपतित किरण है। AB क्या है? और यहां इसको मान लेते हैं D। क्या मानते हैं? तो BD क्या है? BD परावर्तित किरण है। हाँ जी, क्या है? परावर्तित किरण है। तो इसमें हम लिख देंगे तथा PF फोकस दूरी। PF क्या है? ईश्वर, ये PF को हम लोग फोकस से दूरी नहीं कहते हैं जी। और यहां पर CP क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं कैपिटल R, और इसको बोलते हैं स्मॉल f, यही ना बोलते हैं। इसके बाद लिखाता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? R जो होगा 2F के बराबर होगा। R जो होगा 2F के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद लिखाता है रचना। क्या लिखाता है? रचना में हम लोग लिखेंगे कि बिंदु B को C से मिलाया, या C से B को लंबवत मिलाया ना। C को B से लंबवत मिलाया,
तो जब आप इसको लंबवत मिलाएंगे तो ये अभिलंब का काम करेगा ना, क्योंकि आपतित किरण जिस बिंदु पर आगे पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो ये अभिलंब का काम करेगा। बीसी क्या काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो यहां तक हम लोग इस बात को लिखे। अब यहां से प्रमाण होता है। ये पूरा समझ में आ गया ना सबको? देखिए, एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव, ए फोकस और सी वक्रता केंद्र है। ए भी इसमें आपतित किरण है। दर्पण से टकराने के बाद ये मुख के समांतर आ रही है, इसलिए दर्पण टकराने के बाद एफ से होते हुए गुजर जाएगी। तो ये परावर्तित किरण हो गई। और यहाँ पर फिर क्या किए हैं कि सिद्ध करना था कि यहाँ से यहाँ तक जो ए गो आर होता है, वक्र त्रिज्या जो होता है, वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये हम लोग को सिद्ध करना था। उसके बाद हम रचना में किए थे कि बिंदु बी को सी से लंबवत मिलाए थे। तो जब हम लंबवत इसको मिलाएंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में यह सहायक होता है। लंबवत जो होता है अभिलंब काम करता है ना, अभिलंब का काम करता है। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम लोग प्रमाणित करेंगे कि R बराबर 2F कैसे हुआ। R बराबर 2F कैसे हुआ, इस बात को आज हम लोग अब क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। तो इसको क्लीन करते हैं। तो हम लोग अब प्रमाण की ओर चल रहे हैं, प्रमाणित करने चल रहे हैं कि R बराबर 2F कैसे हुआ ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसके समांतर लाइन है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB का समांतर कौन है? CP है। तो ध्यान दीजिए, जब AB के समांतर CP है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लाइन हुआ, ये है AB और ये है CP, यही ना ये दोनों लाइन जी। उसके बाद इसको यहां से ऐसे मिला दिया गया है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जब ये समांतर होता है तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाता है ना। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है? एकांतर कोण आपस में। तो इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कोण ए बी बराबर होगा कोण BCP के बराबर। ये एकांतर कोण की वजह से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन के नियम में बोला गया था कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु पर खींचे गए लंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो दूसरा नियम में यही बताया गया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? यहाँ लिखिए, कोण ABC बराबर होगा कोण CBF। CBF के बराबर है जी। ABC ई वाला कोण को I बोलते हैं और CBF ई वाला कोण को क्या बोलेंगे? ये क्या है? आपतित किरण वाला कोण है आपतन कोण, और ये क्या? परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बना उसको परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। किसके कारण? प्रकाश का परावर्तन का सेकेंड नियम से ना जी। सेकेंड नियम से क्या हुआ है? दोनों आपस में। अब ध्यान दीजिए, कोण ABC बराबर कोण BCP और यहां पर है कोण ABC बराबर कोण CBF। तो बताओ कि ये दोनों कोण एक ही है ना जी। जब ये दोनों कोण एक ही है तो ये दोनों का मान भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि अगर ये वाला कोण हम मान लेते हैं 60 डिग्री है तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 60 डिग्री। और जब इसको 60 माने हैं यही वाला कोण भी है तो 60 तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। और ये कितना है? ये 60 तो ये भी कितना? तो बोलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं ना, इसको मिटाते हैं, समझ में आया ना? अब इसको मिटाते हैं, यहां लिखते हैं इसीलिए कोण BCP बराबर होगा कोण CBF के। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हुआ? जब ER तो ये भी फिर कितना हो गया? R हो गया। हो ना गया? अब देखिए ध्यान से, ये एक त्रिभुज बन जा रहा है।
क्या बन जा रहा है, जो इस प्रकार से है। इस प्रकार से है ना त्रिभुज। और इस त्रिभुज में ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में बताया गया है कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर और तीसरा भुजा पर बना हुआ कोण आपस में क्या होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर होते हैं तो तीसरी भुजा पर बना हुआ कोण आपस में क्या होते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा चलेंगे कि तीसरी भुजा पर बना हुआ कोण जब आपस में बराबर है तो बाकी दोनों भुजा आपस में क्या कहलाएंगे, बराबर होंगे ना। तो यहां लिख सकते हैं कि त्रिभुज CBF में कोण BCP बराबर है कोण CBF के। जब ये दोनों बराबर हुआ तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना कि CF बराबर होगा FB के। CF बराबर किसका होगा, FB के हो गया बराबर। उसके बाद जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तब हम आगे क्या करेंगे कि इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। यानी आपतन बिंदु से मुख अक्ष पर लंबवत की दूरी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वारक। जब इस द्वारक को छोटा करेंगे और छोटा करने पर B को हम P पर ले आएंगे तो ये FB और FP दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना जी। मान ली कि ऐसे तो पता नहीं चला कि इसके बराबर है कि नहीं, लेकिन यही वाला जब घूम के इस पर आके बैठ जाएगा यहां से यहां तक तो ये दोनों बराबर हो जाएगा लगभग। क्या लिखेंगे, द्वारक छोटा करने पर बिंदु B लगभग P पर आएगा। कहां आएगा जी, P पर आएगा। जब ये P पर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहां कि FB बराबर होगा FP। FP बराबर किसका हो जाएगा, FP। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसके बाद ऊपर लिखते हैं यहां पर देखिए अब क्या है, ये क्या था, CP था। तो CP जो है CF, इसीलिए यहां पर देखिए ध्यान से, CF बराबर FB और FB बराबर FP है। तो बताइए कि CF और FP दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ये दोनों आपस में एक ही चीज है, इसका मान E और इसका मान E है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि CF बराबर होगा FP के। CF बराबर किसका होगा, FP के बराबर हो गया यहां पे ना। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ऊपर लिखते हैं कि CP, ये जो CP है, CP बराबर क्या लिखाएगा, CF प्लस FP। चलिए ध्यान दीजिए, CP यहां से यहां तक जो दूरी होता है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं ना। CP वक्रता त्रिज्या था ना जी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R। अब देखिए कि PF को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल f बोलते हैं। PF को क्या बोलते, फोकस दूरी यानी स्मॉल f बोलते हैं ना। P जब स्मॉल f हुआ तो ये भी कितना होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर हुआ ना। यहाँ क्या लिखा, F प्लस F। तो R बराबर K को F नजर आ रहा है। इसी बात को हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोलीय दर्पण में किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो गोलीय दर्पण में 4 तरह से किरण आरेख को हम खींचते हैं। कितने तरह से, 4 तरह से। पहला होता है मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा होता है फोकस से, तीसरा होता है ध्रुव की ओर,
और चौथा होता है वक्रता केंद्र की ओर या केंद्र से। तो हम लोग बारी बारी सबको समझेंगे कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस प्रकार लौटेगी। तो देखिए, ये मान लीजिए कि अवतल दर्पण है एम एन, या कोई भी नाम आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एम ही होगा। और ध्रुव हो गया पी, यह एफ और यह क्या हो गया सी। तो बोला जा रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो एफ बिंदु से होकर गुजर जाती है। ये हुआ अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में देखिएगा, ये हुआ पी एफ और तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए किरणें आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे लौटेगी, एफ से लौटना चाहिए थे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये रस्तित किया हुआ रहता है, तो इसको पार नहीं कर पाता है, तो इसी दिशा में क्या होता है, लौट जाता है। क्या होता है, ये किरण लगभग लग रहा है कि कहां से आ रहा है, एफ से आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला किरण हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होते हुए गुजर जाती है। किससे गुजरती है, या यहां पर बोल सकते हैं अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कि एफ से आती हुई प्रतीत होती है। एफ से आती हुई, सॉरी ऊपर की ओर होगा, एफ से आती हुई प्रतीत होती है। कैसे होता है, ठीक है। आगे अब दूसरा पॉइंट है कि फोकस से यदि कोई किरण जो होता है गोलीय दर्पण के एफ बिंदु से आ रही है, तो परावर्तन के बाद कैसे लौटेगी, पी है, ये एफ है, क्या है, अगर एफ बिंदु से किरण गई, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष से क्या होती है, समांतर। या इस प्रकार से भी अगर हम लाते हैं तो आने वाले टकराने के बाद कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद उत्तल में ये हुआ पी एफ और सी। अगर यहां पर लग रहा है कि एफ बिंदु से आ रही प्रकाशित किरणें है ना, तो दर्पण से परावर्तन बाद इस प्रकार से लौट जाएगी। क्या हो जाएगी, इस प्रकार से क्या होगी, क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। कैसे निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो दूसरा भी समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा ध्रुव की ओर, यानी आपतित किरण अगर ध्रुव की ओर आ रही हो तो परावर्तन कैसे होगा। ये देखिए, ये पी हुआ, युवा एफ और युवा, तो यहां अगर ये आपतित किरण आकर ध्रुव से टकराती है, किससे टकराती है, तो इसके साथ यानी मुख्य अक्ष के साथ ही जितना डिग्री कोण बनाकर आएगी उतना ही डिग्री कोण बनाकर क्या हो जाएगी, लौट जाती है। क्या होती है, लौट जाती है। तो ये हुआ ध्रुव के साथ, किसके साथ हुआ। अब उसी तरह से उत्तल में भी हो जाएगा। ये हुआ एफ, ये हुआ सी, ये हुआ पी, तो जितना डिग्री कोण बनाकर आई उतना ही डिग्री कोण बनाकर क्या हुआ, लौट जाते हैं। क्या होती है, ये हुआ कि मुख्य अक्ष यदि ध्रुव से किरणें आकर टकराती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के साथ ये जितना डिग्री कोण बनाकर आती है उतना ही डिग्री कोण बनाकर क्या होती है, लौट जाती है। क्या होती है, लौट जाती है। उसके बाद चौथा वक्रता केंद्र से, अब क्या है ना, तो देखिए वक्रता केंद्र से अगर कहीं भी हम किरण आरेख खींचेंगे तो वो लंबवत माना जाता है। क्या माना जाता है, देखिए ये मान लीजिए कि आपका वृत्त सर्किल है ना, तो ये यहां हुआ ऐसे, तो ये बोलता है कि ये क्या स्पर्श रेखा था, स्पर्श रेखा का साथ त्रिज्या जो है से लंबवत आके मिलता है। कैसा मिलता है, तो जब लंबवत है तो यहां पर भी ये क्या है, ये गोलीय ही दर्पण है। ऐसे इसको क्लीन करते हैं, इसको बोलेंगे P और यह F और ये क्या C है। तो यहां पर इससे होकर अगर किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ पर जाती है उसी पथ से क्या होती है,
क्योंकि लंबवत में हम पढ़ाए थे समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली किरणें जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या होती है, चली जाती है। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि इस शीर्ष से कहीं भी अगर किरण आरेख खींचा जाएगा तो ये लंबवत माना जाता है। क्या माना जाता है, लंबवत। और जब ये लंबवत प्रकाश की किरणें जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगी जिस पथ से वो जाती है। तो इस प्रकार से हम किरण आरेख खींचना सीखे थे। ठीक है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो पहला हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। किसमें लेंगे, अवतल दर्पण में लेंगे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है ना। वस्तु को दर्पण से जितना आप दूर करते जाइएगा प्रतिबिंब उतना ही उससे क्या होता है, नजदीक होते जाता है अवतल दर्पण में। और जितना वस्तु को हम दर्पण के पास लाएंगे उतना ही प्रतिबिंब दूर होते जाता है। तो इस बात को हम लोग देखेंगे कैसे ऐसे होता है। यह है, मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, यहां पर इसको बोलते हैं पी, ध्रुव बोलते हैं ना। ये एफ और ये सी है। तो हम लोग पहला से लेते हैं कि यदि वस्तु की स्थिति एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो वस्तु की स्थिति बोला है कहाँ है, पी और एफ के बीच में। तो पी और एफ के बीच में हम वस्तु को रख दिए हैं। उसके बाद अब इससे क्या करेंगे, हम लोग किरण आरेख खींचेंगे। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरण आरेख खींचना होता है। कितना किरण आरेख, क्योंकि जब प्रकाश के परावर्तन के बाद जब आपस में किरणें कटती हैं तभी प्रतिबिंब बन पाती है। यह आती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु पर, दोनों किरणें जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है तभी प्रतिबिंब बन पाता है। तो हमको पता है कि एक किरण अपने आप को कभी काट नहीं सकता है, एक किरण अपने आप को कभी काट नहीं सकता है। उसी प्रकार तो यहाँ पर भी एक किरण अगर लेंगे तो अपने आप को जब नहीं काटेगा तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणें लेने होते हैं। कितने, 2 किरणें। तो पहला किरण हम लेते हैं कि मुख अक्ष के समांतर आई। पहला किरण क्या है कि इस बिंदु स्रोत से मुख अक्ष के समांतर किरणें आई। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एफ बिंदु से होते हुए क्या होती है, गुजर जाती है। ये तो पहला था। उसके बाद दूसरा आप सी से भी गुजार सकते हैं। तो हम अभी बताए कि सी से जाने वाली किरणें जिस पथ से जाते हैं उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। तो ये कभी आपस में मिलेगा, धीरे धीरे इसके डिस्टेंस क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो ये किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पर ही जरूरी नहीं कि हम यही लेंगे। अगर हम लोग तुम लोग ये मर्जी है कि हम यहाँ पर ये जितना डिग्री कोण बनाकर उतना डिग्री कोण बनाकर लौट जाएगी तो ये भी ले सकते हैं। 4 किरण में से कोई भी हम लोग को 2 ही किरण लेना है। आप वो 2 किरण में कोई भी इसमें जो सुटेबल है, जो बैठ जाता है, वो 2 किरण कोई भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम ये समांतर लिए तो अभी समांतर लीजिएगा। आप यहाँ से ध्रुव के साथ भी कोण बना करके खींच सकते हैं, सी के साथ भी खींच सकते हैं, एफ के साथ भी खींच सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस और कभी आपस में किरणें नहीं मिलेगी। तो जब ये आपस में मिलेगी ही नहीं तो क्या प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसको हम दर्पण के पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे गया, और ये किरण कैसे गया, ऐसे गया। तो यहाँ पर मिल गया दोनों। यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये वस्तु अगर ए बी होगा तो ये भी क्या होगा, ए बी, ए डैश बी डैश बोलते हैं इसको ना, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है से इससे सीधा है। क्या ये सीधा ही है ना। अच्छा, क्या दर्पण से पीछे बना। अब इसका बोल रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं।
तो प्रतिबिंब कैसा बना इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब सबसे पहले हम लोग बोले दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे है कि नहीं है ना? दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या है? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा भी नहीं बोलते, बड़ा बोल देंगे, बड़ा है, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा क्या है? बड़ा है। उसके बाद अब ये काल्पनिक रेखा किरणें द्वारा इसको मिलाया गया है। काल्पनिक किरण द्वारा जब इसको मिलाया गया है तो यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या है? सीधा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जान गए हैं कि यदि वस्तु को F और P के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रहेगा कि यदि वस्तु की स्थिति F पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। यदि वस्तु की स्थिति F पर यानी फोकस पर यदि वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा? ये बात को हम लोग को क्या करना है? बताना है। तो चलिए वस्तु को हम कहां रखते हैं? F पर रखते हैं। कहां रखते हैं? F पर। तो F पर मान लीजिए ए भी एक वस्तु है। ये भी क्या है? एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रधान अक्ष से जो भी प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है वो सीधा होता है, और प्रधान अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला किरण गुजारेंगे इसके समांतर, आपको जरूरी नहीं समांतर गुजारेंगे, मेरा मर्जी। और समांतर गई तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होते हुए निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद जितना डिग्री कोण बनाकर आई है उतना ही डिग्री कोण बनाकर क्या होगी? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है किरण जो आ रही है वो किरण क्या है? एक दूसरे के समांतर होते हुए निकल जा रही है। निकल रही ना? जब ये समांतर होकर निकल रही है तो ये कहां पर मिलेगा कोई पता नहीं है। नहीं है, मिलेगा लेकिन कहां मिलेगा इसका कोई पता। समांतर किरणें एक दूसरे को कभी आपस में मिलते नहीं है, मिलते, लेकिन हम लोग चलते हैं इसमें मान कर ये चलता है कि ये कहीं ना कहीं जाकर के फिर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा? तो बताए थे हम कि इस बिंदु के ये साइड वाला जो एरिया होता है इसको अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी वक्रता केंद्र के बाहर जो भी एरिया है इस एरिया को हम लोग अनंत बोलते हैं। तो प्रतिबिंब अनंत पर न बन रहा है, कोई जरूरी प्रतिबिंब यही बनेगा, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, कोई पता नहीं है। प्रतिबिंब कहां बनेगा इसको कोई पता। तो जब पता नहीं है तो दूरी को हम अनंत दूरी बोलते हैं ना जी। तो उसी प्रकार से यहां बोलते हैं कि यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को F पर रखा जाता है, कहां रखा जाता है? F पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो होता है से अनंत पर बनता है। कहां बनता है? मान यही बनेगा तो यहाँ क्या होगा? उल्टा ना बन गया, ये अनंत पर बनता है। कहां बनता है? और यहां पर हम क्या बोलेंगे? वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा। वस्तु की अपेक्षा मान यहाँ पर बना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ इतना बड़ा हो जा रहा है और ये इतना सा है, तो बोलो वस्तु की अपेक्षा में बहुत बड़ा बन रहा है ना। तो वस्तु की अपेक्षा में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और हम बताए कि दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण की आगे ना प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण के आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? तो कोई पूछ देगा कि बताओ कि यदि किसी वस्तु को F पर रख दिया जाता है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। फिर बोलेगा कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग F पर वस्तु अगर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी बनाना सीख गए। अब आगे, अब तीसरा रहेगा कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को C और F के बीच रख दिया जाए, C और F के बीच रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। तो C और F के बीच पहले वस्तु को हम रखते हैं कहीं पे
यहाँ पर वस्तु हो गया ए बी। क्या हो गया? ए बी क्या हुआ? एक वस्तु हो गया। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो पहला किरण क्या करेंगे, इसके समांतर लाएंगे। तो दर्पण से परावर्तन के बाद कैसे गुजरेगा? एफ से गुजरेगा। अब है कि इसके फोकस से लाए वो किरण, है ना, फोकस से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इसके समांतर निकलती, कहाँ मिल रहा है? इधर में मिल रहा है जी। तो ये अनंत है और ये क्या है? आप सीधा बनाइएगा तो बिल्कुल इससे बाहर बनेगा। इससे क्या होगा? बाहर बनेगा। तो यहां पर देखिए फोकस से आई किरणें दर्पण से परावर्तन मुख से समांतर निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके समांतर आई तो दर्पण से परावर्तन फोकस होते हुए निकल गई। आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसे किरण यहां पड़ेगा और यहां से निकल गया ना, तो ऐसे भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप कोई भी दो ही किरण लेंगे, तो हम लोग ये दो किरण लिए हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? ये इसके नीचे बना तो उल्टा होगा, बी यहां हो गया और ये डैश नीचे, तो ऊपर से नीचे आ जाए तो उल्टे ना प्रतिबिंब का लगा। अब कहाँ बन रहा है? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या है? बड़ा है और उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक और क्या है? उल्टा है। क्लियर हो गया? अब चौथा, यदि वस्तु की स्थिति सी पर कर दिया जाए, कहां कर देंगे? सी पर। यदि वस्तु को सी पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। यह है ए और ये क्या है? बी है। तो एक समांतर लाइन गुजार दीजिए और कहां से गुजरेगा ये? और आपतित किरण ये हुआ, आपतन कोण ये हो गया। तो कहां मिल रहा है? इसी पर मिल रहा है। देखिए दोनों का साइज बराबर आया कि नहीं आया? ए डैश बी डैश। तो यहां पर बोल रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो ध्यान दीजिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति कहां प्रतिबिंब बनता है? जहां पर दोनों किरणें आपस में मिल जाते हैं। तो आपस में यहां मिलेगा तो प्रतिबिंब यही बनेगा। अब बताइए कि इसमें प्रतिबिंब जब यहां बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा है? तो देखिए प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। कहां बन रहा है? तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। और क्या हो रहा है? वास्तविक और उल्टा है। वास्तविक और, तो प्रतिबिंब की प्रकृति बता दी ना। यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। तो देखिए मान लीजिए वस्तु को हम यहां रखे हैं, ये मेरा वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? इसका नाम हम क्या दिए? ए बी दिए। तो पहला किरण क्या है? मुख ऐसे समांतर आएगी, दर्पण से परावर्तन बाद ऐसे निकल जाएगी, है ना, ये ना जी। उसके बाद जितना डिग्री कोण बनाकर आई है उतना डिग्री कोण बनाकर क्या होगी? तो कहां पर मिल रहा है ये? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मिल रहा है ना। तो अब देखिए ये हो गया बी डैश, ये हो गया ए डैश। यहां पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे पता करेंगे? तो प्रतिबिंब की प्रकृति दर्पण के आगे बनना तो जाहिर सी बात है कि वो वास्तविक ही होगा। कहां बन रहा है? तो सी और एफ के वस्तु से बड़ा या छोटा है? वास्तविक और उल्टा हो गया। छोटा, वास्तविक और उल्टा। कहां बना? तो बी सी और एफ के बीच, वस्तु की अपेक्षा छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सीख लिए। अब देखिए वस्तु को अनंत पर रखेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा? तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो अनंत पर है तो अनंत पर वस्तु की स्थिति का पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा किरण खींचेंगे जितना डिग्री कोण बनाकर उतना डिग्री कोण बनाकर क्या हुआ? लौट गया। अब इसके समांतर लाएंगे तो ये भी अनंत से किरणें आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? दोनों अगर ये समांतर लाइन खींचा तो ये अनंत से आ रहा है, दिखाई दे तो। और दर्पण से परावर्तन में कैसे गुजरेगा? ऐसे गुजर जाएगा। तो कहां पर मिल रहा है?
एफ पर मिल रहा है। कहां मिल रहा है? एफ पर। तो यहां पर इसके नीचे बन रहा है तो क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताना। प्रतिबिंब की, तो ध्यान से सुनिए, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और जब इसके नीचे है तो कैसा बनेगा? उल्टा तो बनना तय है। अच्छा, प्रतिबिंब फोकस पर बना, वस्तु इधर कितना बड़ा है इसको कोई पता है? तो वस्तु का अपेक्षा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक है, क्योंकि ये वास्तविक लाइन खींचा गया है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। वास्तविक और, तो इस प्रकार से हम लोग अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब को बनाना सीख गए। प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे तो वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम लोग सीख गए। एक बात ध्यान दिए हम लोग कि जैसे जैसे प्रतिबिंब को हम दूर ले जाते जा रहे थे, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण की ओर आता जा रहा था, और जैसे जैसे इसको हम नजदीक लाएंगे प्रतिबिंब को, वस्तु को नजदीक लाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा दर्पण से। अब हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो एक ही प्रतिबिंब बनाएंगे और समझ जाएंगे, ठीक है ना? केवल कितना प्रतिबिंब बनाएंगे? एक ही प्रतिबिंब बनाएंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब को हम इस साइड नहीं रख सकते हैं, प्रधान अक्ष पर वस्तु को हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वस्तु रखने से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, प्रकाश का परिवर्तन होगा क्या? क्योंकि इधर पेंट किया हुआ रहता है, तो पेंट किया हुआ पर सतह पर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। तो परावर्तक सतह ये, तो प्रतिबिंब हम लोग वस्तु को यहाँ रखेंगे। वस्तु को मान ली कि ये वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसे समांतर किरणें आई, तो समांतर किरणें किससे होकर गुजर जाती है? ऐसे चली जाएगी, है ना? सॉरी, इस प्रकार से किरण गुजर जाएगी। तो क्या अब दूसरा प्रकाश की किरणें मान कि इसके साथ जितना डिग्री कोण बना गया उतना डिग्री कोण बना क्या हुई? तो ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे, ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो लेकिन ये वाला किरण को हम अगर ऐसे दिखा दें, ये किरण लग रहा है कि यहां से जा रहा है, तो ये क्या हुआ? काल्पनिक किरणें हुए कि नहीं हुए? हो गए। उसके बाद ये किरण को हम लोग ऐसे दिखा दे कि यहां से आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर दोनों मिला ना, तो ये प्रतिबिंब क्या हुआ? दर्पण के आगे बना कि पीछे बना? पीछे बना। अच्छा, उसके बाद वस्तु से बड़ा या छोटा है? तो छोटा है। कहां बन रहा है? तो दर्पण के, यानी ध्रुव और एफ के बीच भी बोल सकते हैं, ध्रुव और एफ के बीच। उसके बाद वस्तु का अपेक्षा छोटा और क्या? काल्पनिक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? तो अगर ये भी होगा तो ए डैश बी डैश ऐसा ही रह जाएगा। तो हम काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा, वस्तु से छोटा और पी और एफ के बीच बनता है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब को बनाना सीख गए कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन पूछता है वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बोलेंगे उत्तल दर्पण का। क्या? अब बोलेंगे उत्तल दर्पण का क्यों रखते हैं? तो बोलेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि आप ट्रक देखे होंगे, बाइक चला रहे होंगे, तो बाइक के आईना में आप देख रहे होंगे पीछे से ट्रक होता है, तो ट्रक का पूरा प्रतिबिंब उस आईना में बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन जाता है ना। तो वो क्या होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। और ट्रक ऐसा नहीं है कि रोड ऊपर दिखाई देगा और ट्रक नीचे है। जैसे रोड है नीचे और ट्रक उसके ऊपर चलता है तो वो सही दिखाई देता है। तो ट्रक सीधा दिखाई देता है,
सीधा, बस जो भी होता है दिखाई देता है हमको, वो सीधा दिखाई देता है। अब आदमी को देखते हैं हम लोग आईना में तो ऐसा लगता है कि पैर जो है ऊपर है और सर नीचे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। क्लियर है? अब हम लोग गोलीय दर्पण का उपयोग के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण का उपयोग क्या होता है? जैसे कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। तो पहला अवतल दर्पण का उपयोग हजामत बनाने, यानी सैलून में जो लगा रहता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये VVI क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ देता है ये कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बोलेंगे अवतल दर्पण का। किसका? अच्छा, टॉर्च, वाहनों या हेडलाइट जितने भी होते हैं ये, या सर्च लाइट जो होता है, वो सभी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। प्रकाश को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। इसलिए टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को इसी गुण के कारण, फैलाने, प्रकाश को फैलाने के कारण उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्योंकि अपसारी में क्या होता था? एक बिंदु से निकल के प्रकाश किरण क्या हो रहा था? फैल रहा था। तो वही काम यहाँ पर कौन करता है? तो अवतल दर्पण करता है। इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं ना। उसके बाद तीसरा, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि देखने में, डॉक्टर जो होते हैं इस रोगी के नाक, कान, गला में जो प्रॉब्लम होता है उसको, ये दांत को देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एक लाइट सामने बांधते हैं, माथा पर एक दर्पण बांध लेते हैं और उस दर्पण के द्वारा वो देखते हैं। क्यों? वो लाइट दर्पण पर पड़ने के बाद वो सारा का सारा लाइट कहाँ चला जाए? फिर उसके मुंह में चला जाएगा, कान में चला जाएगा, तो कान में अच्छा से दिखाई देगा ना। तो इसीलिए डॉक्टर लोग जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है? उसके बाद सौर भट्टियों में होता है। सौर भट्टी प्रकाश की किरणों को आता है तो आने के बाद क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम नहीं करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है। जैसे में समांतर आ रही किरणें दर्पण को परावर्तन के बाद एक पर सब मिल जाता है जी, तो फैलती हुई किरणें जो होती है आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो इसको अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। किसको? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि फैलती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर ये मिलाने का काम करते हैं ना। तो चलिए, सौर भट्टी में क्या करता है? फैलते हुए प्रकाश की किरणें आती है, वो किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कराने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब है गोलीय दर्पण में दूसरा कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर किसे कहते हैं? साइड मिरर कहते हैं जो हमारे सामने, चालक के सामने जो आईना लगा रहता है उस आईना को साइड मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइड मिरर। और उस साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा बनता है और उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। समतल दर्पण की अपेक्षा में उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, तो मेरा आंसर होगा कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा बनता है। सीधा और छोटा बनता है और उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में
उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण प्रकाश को, किरणों को बिखेरने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर।